बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो मीन लाइट एंड सिस्टम मीन लाइट का प्रोसेस या सिस्टम या प्रोसीजर जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए, उसको कहते हैं फोटो सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटो सिस्टम क्या है, और दो तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक है साइक्लिक फास्फोराइलेशन और दूसरा है हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रिडक्शन होती है, इसलिए इसको रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमने रिएक्शन भी पढ़ा था कि क्या होता है उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि किसी की रिडक्शन होती है, किसी की ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर अगर करें हम, तो हम क्या कहेंगे? However, it is not simple single step process, but it is complex one that is completed by a series of simple steps or reactions. These reactions of photosynthesis consist of two parts, that is light dependent reactions, and the second one is light independent reactions. Light dependent reactions which are light directly, which use light directly, जो कि लाइट यूज करते हैं, वो होंगे हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और जो डार्क में अपने रिएक्शन करते हैं या फिर नाइट में करते हैं, उनको हम कहेंगे ये हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? ये रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं और एसिमिलेटिंग पावर होती है इनके पास। और इसके अलावा ये हमारे पास क्या होते हैं? दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं? ये एक ऐसी फेज होती है फोटोसिंथेसिस की जो कि लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल के थ्रू, और फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में। एज अ रिजल्ट हमारे पास कन्वीनियंस जब होती है तो रिडक्शन होती है, और एसिमिलेटिंग पार जो है वो किसकी फॉर्म में आती है? NADPH की फॉर्म में या फिर ATP की फॉर्म में आती है। दोनों ही टेम्परली स्टोरिंग एनर्जी होती है हमारे पास। और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, सॉरी, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन डार्क में प्रोड्यूस होगा, यानी कि रात के टाइम होगा, तो हम इसको कहेंगे ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। NADPH जो है वो क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करता है या फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि जो ATP है हमारे पास, वो केमिकल एनर्जी होती है, सेंसिस करती है ग्लूकोज की, और रिड्यूसिंग ये रिड्यूसिंग मैटर है या फिर रिड्यूसिंग कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग पावर, और केमिकल एनर्जी जो है NADPH और ATP जो है वो प्रोड्यूस होती है। और दूसरी तरफ अगर हम डार्क रिएक्शन देखें, तो डार्क रिएक्शन एक ऐसी फेज है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, जो कि लाइट के बगैर भी रिएक्शंस हो सकते हैं। ये डार्क रिएक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि ये रिएक्शंस लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते। ये लाइट को लेते तो हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं लेते, और ये बनाते हैं NADPH2 एंड ATP ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो ये तो हमारे पास लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, जो एनर्जी कन्वेयन फेजेस होती हैं, वो ATP की फॉर्मेशन और NADPH की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? जैसे कि हमने पहले भी डिस्क्राइब किया या फिर पहले भी हमने पढ़ा कि सनलाइट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पढ़े थे कि हमारे पास क्लोरोफिल होते हैं और दूसरे होते हैं कैरोटीनॉइड्स। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, हमारे पास थैलाकॉइड्स होते हैं इसमें, और ये थैलाकॉइड्स में बेसिकली जो है सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अच्छा, फोटो सिस्टम की बात कर लेते हैं हम कि ये क्या होता है। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं क्लस्टर में अगर अरेंज हो तो हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम है। और ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और यूटिलाइजेशन भी करते हैं सोलर एनर्जी की। किस में करते हैं? थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो ग्रीन मैटर बना हुआ है, ये है हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। या फिर ये इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, एक रिएक्शन सेंटर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए भी एक हमारे पास मौजूद है, एक कंपोनेंट या फिर एक कंपाउंड मौजूद है हमारे पास। और रिएक्शन सेंटर है इसका क्लोरोफिल 2 का या फिर क्लोरोफिल बी का। और फोटॉन्स हैं, मतलब लाइट जो है वो डायरेक्टली पास आउट हो रही है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम फोटो सिस्टम को देखेंगे, एंटीना को देखेंगे। और एंटीना क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शन सेंटर होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और किमियोसिस होता है। तो ये है हमारे पास कुछ टाइप्स। अच्छा, अब फोटो सिस्टम की बात कर लेते हैं। हर फोटो सिस्टम जो है वो लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स रखता है और एक रिएक्शन सेंटर रखता है। मतलब एक फोटो सिस्टम के पास एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और एक रिएक्शन सेंटर होता है। ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इनमें से बहुत सारे जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है उसके पास या तो एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल का या फिर एक से ज्यादा होता है क्लोरोफिल ए का। और इसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन सेंटर का, वो एसोसिएट होता है प्रोटीन के साथ और ये क्लोजली लिंक्ड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये एटीपी की फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ किमियोसिस। तो ये था हमारे पास छोटा सा प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे पास क्लस्टर ऑफ लाइट गैदरिंग होती है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास होता है ये क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो क्लस्टर होता है ये इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो हम कहेंगे ये फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं। फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 1 जो होता है ये इसका नेम जो है अगर इसको हम कहें तो इसको ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो कि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और वो जो मैक्सिमम लाइट होती है वो 700 नैनोमीटर होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं P700। और दूसरी तरफ अगर हम देखें फोटो सिस्टम 2 को देखें तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो एक रिएक्शन सेंटर होता है और ये क्या करता है? क्लोरोफिल ए को एब्जॉर्ब करता है। और कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है? ये 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसके पास स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं जिनको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एसोसिएट होते हैं रिएक्शन सेंटर के साथ। ये जो एक्सेप्टर होता है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करके रिएक्शन सेंटर में लेके जाता है और फिर वहां से उसको पास करता है इलेक्ट्रॉन कैरी करके, इसको एटीपी की फॉर्मेशन बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ किमियोसिस। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फोटो सिस्टम का जिसमें था फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और इसमें आपने इसकी वैल्यू जरूर याद रखनी है। फोटो सिस्टम 1 की है 700 और फोटो सिस्टम 2 की है P680। तो ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को अगर हम देखें, अगर इसकी प्रीडोमिनेंट टाइप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, मतलब पहले जो हमने जो भी डिस्कस किया उसके लिहाज से अगर हम इसकी प्री डोमिनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखें तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पास करते हैं दो सिस्टम को, ठीक है। जैसे हमने फोटो सिस्टम 1 पढ़ा और फोटो सिस्टम 2 पढ़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं फोटो सिस्टम 1 को और फोटो सिस्टम 2 को। अगर हम देखें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को, ये तो वैसे कॉमन सी मतलब एक कॉमन सी टाइप है इसकी फोटो सिस्टम की, जिसको जैसे कि फोटो सिस्टम 1 है हमारे पास, जब एटीपी बनता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हम इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। जब एटीपी बनता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के अंदर या फिर ऐसा फ्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का, या फिर ऐसा फ्लो जिसमें एटीपी बनता है और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, साइकिल में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा होता, उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर हो रहा हो, कि इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में सर्कुलेट कर रहे हो या मूव कर रहे हो, उसको हम कहेंगे साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो ये था हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट फोटो सिस्टम का और फोटो सिस्टम 1 और 2 का। नेक्स्ट हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या होता है? ये अगर हम देखें इसको, जब फोटो सिस्टम टू जो है, जो हमने पढ़ा P680, फोटो सिस्टम टू, ये जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल तक चला जाता है, मतलब सॉरी हायर एनर्जी लेवल तक चला जाता है रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्शन सेंटर के अंदर। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इसको कैप्चर करता है और इसको ऑर्गेनाइज कर देता है क्लोरोफिल को, और ये स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन होल मस्ट बी फिल्ड, कि जो इलेक्ट्रॉन होल है ये इसका फील्ड होना मस्ट है। ये जो होल है ये फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन का, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक एंजाइम के थ्रू वाटर में से। वाटर में से हमने एंजाइम का मॉलिक्यूल निकालना है, किसके वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है, किसकी हेल्प से? हमने एंजाइम की हेल्प से निकालना है। ये रिएक्शन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल का ये स्प्लिट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम बनता है। मतलब जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे हमारे पास हाइड्रोजन भी आएगी और ऑक्सीजन के एटम्स भी आएंगे। फिर इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ऑक्सीजन जो है, तो O2 ऑक्सीजन क्या बनाएगा? एक दूसरे टाइप बनाएगा जो कि होगी O2, मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले थे ना, तो वो O2 बनाएंगे। फिर ये फोटो सिस्टम जो है ये रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, जिसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। मतलब जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। फिर ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगी इसकी ये फोटोलाइसिस के प्रोसेस में अगर जो प्रोड्यूस होगी, इसको ये क्या होगी? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें कि हमारे पास जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पास आउट होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। फोटो सिस्टम टू के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास आउट होता हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जा पहुंचता है। ये चेन क्या करती है? फिर ये इसके पास होता है प्लास्टो क्वानिन, दैट इज कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये दो क्रोम्स को मिला के बनाते हैं। ये दो क्रोम्स का कॉम्प्लेक्स होता है। और एक और होता है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको कहते हैं प्लास्टोसियानिन। ये दो मॉलिक्यूल, दो जो नेम है इनके इलेक्ट्रॉन्स के, ये आपने याद रखने हैं। प्लास्टोक्वानिन दैट इज पी क्यू एंड द सेकंड वन इज प्लास्टोसियानिन दैट इज पी सी। ये नेक्स्ट यूज होंगे और इसका हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे जी स्कीम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास के इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है डाउन द चेन, मतलब चेन अगर एक चल रही है तो उसके नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो एनर्जी डिक्रीज होगी और ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है एटीपी प्रोड्यूस करेगी। ये जो एटीपी प्रोड्यूस हुआ है उसकी सेंसिस होगी और और उसके बाद क्या होगा? फोटो फोटोफास्फोराइलेशन जो है वो होगी और लाइट एनर्जी जो है उसकी प्रेजेंस में एटीपी की प्रोडक्शन होगी। स्पेसिफिकली अगर हम इसको देखें, एटीपी की सेंसिस होगी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, क्योंकि इसमें साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं हुई और इसके रिजल्ट में एटीपी प्रोड्यूस हुआ है। और ये जो एटीपी जनरेट होगा इसमें लाइट रिएक्शन भी इन्वॉल्व होंगे और ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और ये इसके अलावा शुगर की ब्रेक डाउन करेंगे या फिर शुगर की सिंथेसिस करेंगे और ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। और सेकंड इसकी स्टेज होगी फोटोसिंथेसिस, मतलब एक कैल्विन साइकिल के थ्रू और दूसरे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेंगे? एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। वो जो एटीपी है देन यूज होगी फॉर द प्लांट और इसके अलावा एनिमल्स के लिए भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जो है बॉटम तक पहुंच गया है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंच गया है और ये इसका जो होल है वो भी फिल हो गया है। दैट इज अगर P700 को देखें, दैट इज फोटोसिस्टम 1। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और फिर फोटोसिस्टम 1 जो है वो रिएक्शन सेंटर है किसका? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो किस में होता है? फोटोसिस्टम 1 में होता है और वहां पे इसका एज अ रिएक्शन सेंटर जो है एक्ट करता है।
ये होल जो है जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी मॉलिक्यूल से, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ड्राइव करता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फोटोसिस्टम 1 का, जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 जो है वो पास आउट करता है फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो हमारे पास अब तक की स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जा रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये फिर जाएगा फेरिडोक्सिन में। एफ डी, कैपिटल एफ लिखते हैं और इसको स्मॉल डी लिखते हैं, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है हमारे पास। और एक एंजाइम है जिसको कहते हैं NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज जो है वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को FD टू NADP, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, जो कि देन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को किसमें, FD से NADP तक। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर करता है NADPH में। और ये जो NADPH मॉलिक्यूल है फिर रिड्यूसिंग पावर रखता है और सेंसिस करता है शुगर की कैल्विन साइकिल के अंदर। और ये तो हमारे पास नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में हम एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज जी स्कीम। ये जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का कि ये कैसे कैसे मूव कर रहे हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में, इसको हम नेक्स्ट अगर एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे इसको जी स्कीम के अंदर। जी स्कीम में क्या है, सिंपली अगर हम देखें तो एक हमारे पास ग्राफ बना हुआ मिलता है हमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड पे हमें दी गई है लोअर एनर्जी, अगर नीचे की तरफ आएगी एनर्जी तो लोअर होगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो हायर एनर्जी होगी। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिडॉक्स पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रॉन का मतलब वोल्टेज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, कि हायर किस तरफ होगा और लोअर किस तरफ होगा। अगर लोअर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो होगा हमारे पास लोअर एनर्जी, और अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो माइनस में वैल्यू होगी, और वो होगी हमारे पास हायर एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो रिएक्शन करवाया था फोटोसिंथेसिस में, उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ था, उसमें हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ, मतलब वाटर निकली थी एज अ बाय प्रोडक्ट, और ग्लूकोज बनी थी। अच्छा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी थे। तो अगर उनको हम नेक्स्ट लेके चलें तो यहाँ से क्या होगा, दो अगर हमारे पास निकले थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, कितने निकले थे, 2H पॉजिटिव अगर निकले थे, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी तो निकले थे ना। तो वो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे उसमें क्या थे, सॉरी, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे 2H पॉजिटिव, अगर हम लें, अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अलहदा करें, तो हमने एक चीज देखी कि जितनी अमाउंट ऑफ प्रोटॉन होती है एक सेल के अंदर, उतनी ही अमाउंट इलेक्ट्रॉन की भी होती है। अगर दो प्रोटॉन है तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कैसे मूव आउट करते हैं ये हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें अगर हम देखें कि क्लोरोफिल में अगर हम P680 देखें, जो कि है फोटो सिस्टम 2, यहाँ से क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट पास आउट हो रही है, लाइट आई, फिर ये इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, सारी ब्रेकडाउन की, ग्लूकोज और वाटर की प्रोडक्शन कर ली। फिर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि 2H पॉजिटिव है, जो ये जो 2H पॉजिटिव है ये प्रोटॉन है, और दो ही इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे ये मूव करेंगे, जो कि एक्साइटेड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज P680। वहां से क्या होगा, वहां से हमारे पास जो फाइटिन मॉलिक्यूल, मतलब फियोफाइटिन मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, और फिर कहाँ तक लेके जाएगा, यहाँ से आगे जाते हुए QA और QB और PQ, ये जो हमने पीछे पढ़े थे कुछ कॉम्प्लेक्सेस, जो कि PQ क्या था हमारे पास, PQ था हमारे पास प्लास्टो क्विनिन क्विनॉन। ये जो प्लास्टोक्विनिन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है और साइटोक्रोम बी और ऐड होता है। और इसके अलावा साइटोक्रोम बी जब ऐड होता है तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं। पहले क्या हुआ, हमारे पास फियोफाइटिन मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को लेके आया, फिर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन ऐड हुए, वो ये जो दो हाइड्रोजन हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिले थे, वो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए पी क्यू के अंदर, दैट इज प्लास्टोक्विनन। तो इसके बाद क्या होगा कि दो जैसे ये ऐड होगी, फिर साइटोक्रोम बी को अगर हम ऐड करवाएंगे
तो साइटोक्रोम बी के नतीजे में दो मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन के वो निकल जाएंगे और यहाँ पे एडीपी पीआई के साथ मिलके एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाएगी। इसके बाद ये साइटोक्रोम एफ जो है वो इसको लेके जाएगा कहाँ पे पीसी तक। पीसी क्या पढ़ा था हमने, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन तक लेके जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को। फिर ये प्लास्टोसियानिन जो है ये क्लोरोफिल बी तक क्लोरोफिल ए तक लेके जाएगा। क्लोरोफिल ए का फोटोसिस्टम 1 जो था वहां तक लेके जाएगा जिसकी वैल्यू थी P700। फिर इसका एनर्जी लेवल फिर से हायर हो जाएगा, मतलब पहले हायर हुआ फिर आहिस्ता आहिस्ता लोअर होता गया, फिर एकदम से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा क्लोरोफिल जो कि फोटोसिस्टम 1 में होगा। फिर से ये इसी पोजीशन में नेक्स्ट मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास A0 A1 FX FA/FB FD और FNR। हमारे पास यहाँ पे A0 जो है ये किस लिए होता है, ये स्पेशल क्लोरोफिल के लिए होता है, क्लोरोफिल क्वेनन भी कहते हैं इसको। और दूसरा जो है A1 किस लिए होता है, ये होता है फाइलोक्वेनन के लिए। सॉरी, A0 जो है ये सिर्फ स्पेशल क्लोरोफिल के लिए होता है। A1 जो है ये होता है फाइलोक्वेनन। और FX जो है फेरिडॉक्सिन है। और FA और FB भी इसी की टाइप है और फिर FD भी इसी में आता है। अच्छा, ये ए नॉट से लेके इलेक्ट्रॉन आएगा A1 तक, फिर फेरिडॉक्सिन तक आएगा। फिर इसके बाद आएगा FA और FB तक, फिर FD तक, फिर FNR तक। FNR क्या है इसमें, ये हमारे पास फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये FNR। और ये जो FA और FB है ये और FD ये होते हैं हमारे पास आयरन सल्फेट्स होते हैं। आयरन सल्फेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी आयरन सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं और फिर जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचते हैं फेरिडॉक्सिन NADH रिडक्टेज तक, तो ये क्या करते हैं, ये 2 NADP पॉजिटिव के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं 2 NADPH में। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे ही होता रहता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जो हमारे पास आयरन सल्फर के मॉलिक्यूल्स थे, ये यहाँ से वापस जाता है साइकिल यहाँ तक साइटोक्रोम बी तक, फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये साइक्लिक नहीं है और इसको जी स्कीम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जी का स्ट्रक्चर बनाता है एक हमारे पास, इस वजह से इसको जी स्कीम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, यहाँ से क्लोरोफिल जो है ए, दैट इज P680, इसके ये जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो ऊपर की तरफ मूव किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर होता गया, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब इसका एनर्जी लेवल लो हो गया, फिर से एकदम से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और फिर से उसी फ्लो में जाते हुए एनर्जी का लेवल इसका एक पॉइंट पे जाके इक्वल हो गया है। और इसने क्या किया, 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स को बनाया। तो ये था हमारे पास जी स्कीम का एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू, और इसको एक बार देख लेते हैं हम फिर से। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन low during photosynthesis, ATP and ADPH and oxygen are generated। नॉन साइकिल इलेक्ट्रॉन जो है ये लो हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और एटीपी NADPH और ऑक्सीजन जनरेट होती है इसमें। ये जो एरोज हमने दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, करंट ऑफ लाइट ड्राइवन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू NADPH। ये वाटर से NADPH तक बनने का एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में से 2 हाइड्रोजन हमने देखे, तो हाइड्रोजन में क्या मतलब किसी कोई भी सेल हो उसमें क्या है, अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर यहाँ पे मूव कर रहे थे। नेक्स्ट है, each photon of light excites single electron, but the diagram tracks 2 electrons at a time. The number of electron required to reduce NADP positive। ये जो हमारे पास फोटोन लाइट एक्साइट्स होते हैं ना, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को एक्साइट कर देते हैं। लेकिन अगर इस डायग्राम में हम देखें कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके NADP पॉजिटिव की रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा जी स्कीम का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है साइक्लिक फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि फोटोसिस्टम 2 जो है P680 जो है, इससे क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इसको एक्सेप्ट करता है, PQ जो है वो क्या करता है, इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता है। फिर यहाँ से जाते हुए ये PC तक जाता है। और ये PQ और PC याद है ना क्या था, प्लास्टो क्विनोन और दूसरा था प्लास्टोसियानिन।
ठीक है, ये पी क्यू और पी सी, इसलिए इसको हम अभी शॉर्ट में ही यूज करेंगे। पी क्यू से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक आ गया, फिर पी सी तक गया, फिर फोटोसिस्टम 1 से होता हुआ प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, फिर वहां से फेरिडॉक्सिन तक गया, दैट इज एफडी, और फिर उसने एडीपी पॉजिटिव की रिडक्शन की, और फिर एनएडी पॉजिटिव से एनएडीपीएच बना दिया। तो ये था हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन, इसका छोटा सा एक ओवरव्यू, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन लॉ इन बॉक्स and only photosystem 1 involved. ATP is generated but no NADPH and oxygen. ATP तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन NADPH की जनरेशन नहीं, की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और ना ही इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे कि हमारे पास बन रहा था किसमें, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में। और इसमें अगर हम देखें कि ये जो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स है या फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस कर रही है, और फिर यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन कर रही है। तो ये था हमारे पास साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और लास्ट में हमारे पास कीमियोसिस। कीमियोसिस क्या होता है, ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फास्फोराइलेशन में होता है। ये मैकेनिज्म जो है, मतलब एक मैकेनिज्म जो है हमारे पास एटीपी की सेंसिस करने का, इसको वो क्या है, कीमियोसिस है। इसमें एटीपी की सेंसिस होती है, मैकेनिज्म फॉर एटीपी सेंसिस, तो इसको कहते हैं हम कीमियोसिस। ये प्रोसेस जो है ये मेम्ब्रेन्स के लिए यूज होता है, इनको कपल रिडॉक्स रिएक्शंस करने के लिए और एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि रिडक्शन होती है इसमें, और फिर एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर इसके बाद है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं डाउन द ग्रेडियंट, और स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस जिनको एटीपी सिंथेज कहते हैं, ये बिल्ड करते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, और डिफ्यूजन होती है एच पॉजिटिव की, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है एटीपी को बनाने में हेल्प करती है। ये छोटा सा ओवरव्यू था कीमियोसिस का। इसमें दोनों साइकिल्स आ जाते हैं, दोनों चीजें आ जाती हैं, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन भी। इसमें क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है एटीपी की, और रिडक्शन के थ्रू और ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।